मैं रूली पांडे आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछली क्लास में हमने मोशन डिस्कस किया था। मोशन की थोड़ी बहुत डेफिनेशन समझी थी, मोशन टर्म समझा था और यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में बात की थी। अब थोड़ा सा यूनिट एंड डायमेंशन को रिवाइज करने के बाद हम मोशन पर आगे एक्सीड करेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन, डिस्टेंस, डेवलपमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले एसआई यूनिट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 7 एसआई यूनिट होती हैं, जिनमें कि फिजिक्स में ज़्यादातर आपकी जो स्टार्टिंग के ये 4 टर्म है, लेंथ, मास, टाइम एंड करंट। करंट भी बहुत कम यूज होता है। लेंथ, मास, टाइम, ये 3 टर्म ऐसे हैं जो कि हमको आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी। लेंथ की यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, करंट का एम्पियर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडला, टेम्परेचर केल्विन और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। इन सब का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन एल, मास का एम से डिनोट करते हैं, टाइम का टी से डिनोट करते हैं, करंट का आगे बताया था मैंने, आई से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर को थीटा से डिनोट करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्योंकि कैंडला होती है इसकी यूनिट इस वजह से सी से डिनोट करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री का टर्म होता है इस वजह से इसको किसी भी डायमेंशन से इसको कोई कोड नहीं दिया गया है। टाइप्स ऑफ मोशन हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ क्वांटिटीज़ हैं, उनके डायमेंशन को हम समझ लेते हैं, डायमेंशन और यूनिट को। सबसे पहले वेलोसिटी। वेलोसिटी की डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर, और टाइम का सेकेंड। अब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, मीटर का मतलब, मीटर यहाँ पे क्या है, मीटर लेंथ है, लेंथ है, इसके लिए कोड कौन सा यूज किया गया है, एल। तो हमारा डायमेंशन इसके लिए क्या हो जाएगा, एल। ठीक है, सेकेंड, पहले एल ही लिखते हैं, एल। उसके बाद सेकेंड, सेकेंड क्या है, टी, तो ये टी हो गया, एल अपॉन टी। अब एल है, किसी भी क्वांटिटी को जब हम डायमेंशन लिखना हो तो उसको डिनोमिनेटर में नहीं लिखेंगे, इस वजह से टी को हमको ऊपर लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एल, टी ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1। अब क्योंकि ये डायमेंशन हम बता रहे हैं इस वजह से इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया, एल टी -1। एक्सेलरेशन की क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या होती है, टाइम की यूनिट भी सेकेंड होती है, ये हो गया सेकेंड, तो हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका हम डायमेंशन लिख लेते हैं। मीटर का होता है लेंथ, तो एल से डिनोट करेंगे, सेकेंड का होता है टाइम, तो टी से डिनोट करेंगे, पावर 2 है तो ये पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि जब डायमेंशन लिखना हो तो नीचे किसी भी टर्म को नहीं लिखा जाता है, किसी क्वांटिटी को नहीं लिखा जाता है, इस वजह से टी को हम ऊपर ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एल टी -2, क्योंकि डायमेंशन बताना है तो उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या हो गई, एल टी -2। इसकी यूनिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की। उसके बाद फोर्स की बात करते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब मास है, मास को किससे लिखेंगे, कैपिटल है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, एल टी -2, तो क्या हो जाएगा, एम एल टी -2, ये हो जाएगी फोर्स की डायमेंशन। ठीक है, उसके बाद प्रेशर होता है, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया का मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर का क्या है, एल, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, और फोर्स का क्या है, एम एल टी -2, इसको लिख दीजिए, एम एल टी -2 अपॉन एम का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो ये हो गया एल स्क्वायर
अब L नीचे नहीं रह सकता, उसको ऊपर लाना पड़ेगा। तो ये हो गया M L, यहाँ पे 2L है और यहाँ पे 1 है, तो ये न्यूमरेटर का 2 इस वाले L से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी MLT-2। तो आपका जो ये फोर्स का डायमेंशन है और प्रेशर का डायमेंशन है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इस तरीके से हम डायमेंशन निकालते हैं। पहले यूनिट्स को लिख लीजिए, यूनिट्स को लिखने के बाद उसकी क्वांटिटी को क्या कोड दिया गया है उसको देख लीजिए, उस कोड को लिख लेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत उसको जो सॉल्व करना है सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फाइनली आपकी डायमेंशन आ जाएगी। अब एक और डायमेंशन हम देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का भी। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², ये होता है। हमें इसका डायमेंशन बताना है, तो ये कांस्टेंट टर्म है, इस वजह से इससे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल जो क्वांटिटीज हैं उनको देखेंगे। ये है मास, मास का क्या होता है m, v फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या है आपका यहाँ पे LT-1, तो ये LP-1 स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा m L² T⁻², इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी ML² T-2, ठीक है। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन। इस तरीके से डायमेंशंस निकाली जाती हैं, ठीक है। अब यूनिट और डायमेंशन हमारा क्लियर हो गया है। अब हम टाइप्स ऑफ मोशन की तरफ बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन समझेंगे कि क्या होता है। अब हम टाइप्स ऑफ मोशन समझ लेते हैं, क्योंकि मोशन के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। अलग अलग पैटर्न मतलब कोई सीधा जाता है, कोई थोड़ा किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो थोड़ा सा कर्व्ड शेप में आता है, किसी का सर्कुलर शेप में आता है, कोई आगे पीछे होकर के जाता है। तो क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का पैटर्न अलग होता है मोशन का, इस वजह से मोशन के अलग अलग पैटर्न होते हैं और अलग अलग टाइप्स का होता है। तो मेनली इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक रेगुलर मोशन और दूसरा रैंडम मोशन। रेगुलर मोशन में क्या होता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का मोशन किसी रेगुलर पैटर्न में होता है, किसी डेफिनेट पैटर्न में होता है, मतलब कि उसको हम मेजर करके बता सकते हैं कि पहले लेफ्ट फिर राइट फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरीके का अगर हम डिफाइन कर सकते हैं उसके पैटर्न को, तो फिर वो रेगुलर पैटर्न है। अगर किसी बॉडी का मोशन इस तरीके से हो रहा है कि उसके पैटर्न को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं रैंडम मोशन। रेगुलर मोशन में जैसे इधर गए ऊपर फिर इधर, तो इस तरह के मोशन में हम डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, फिर यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक, तो ये रेगुलर पैटर्न हो गया, ठीक है। तो डिफाइन कर सकते हैं इस पैटर्न को, इस वजह से रेगुलर मोशन। लेकिन जो इस तरीके के मोशन होते हैं, जैसे कि ये इस तरीके का मोशन इररेगुलर मोशन हो गया, इस वजह से ये रैंडम मोशन है। इसके पाथ को, इसके पैटर्न को डिफाइन नहीं किया जा सकता है, तो ये आपका हो गया रैंडम मोशन। उसके बाद रेगुलर मोशन, ऐसा कहा जाता है 4 टाइप्स का होता है, आपको कहीं कुछ, लेकिन मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, इसलिए 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है कर्वीलीनियर, दूसरा होता है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर को लीनियर मोशन भी कहीं कहीं कहा जाता है। तो लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, जब उसकी पाथ सीधी होती है, तो फिर वो रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है। जैसे कि कोई ए बॉडी है, वो ए से उसका मूवमेंट स्टार्ट हुआ, मोशन स्टार्ट हुआ और वो बी तक पहुंची, स्ट्रेट लाइन में हुआ, तो ये कैसा हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। दूसरा है हमारा, अगर किसी बॉडी का मोशन कर्व्ड पाथ में होता है, तो फिर उसे कर्वीलीनियर मोशन कहते हैं। जैसे कि ये ए बॉडी है, यहां से इसने मोशन स्टार्ट किया, ऐसे घूमते हुए इस पाथ पे पहुंची बी तक, तो ये क्या हो गया, कर्वीलीनियर मोशन, जो कि कर्व शेप बना रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कर्वीलीनियर मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन 2 टाइप के होते हैं। पहला हमारा रेक्टिलिनियर मोशन,
रेक्टिलिनियर, दूसरा कर्विलिनियर मोशन। तो ये दो टाइप के मोशन हो गए ट्रांसलेटरी में। फिर है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन कैसा होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर स्पिन हो रहा हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर स्पिन करके हो रहा हो, या फिर रोटेट करके हो रहा हो, या फिर टर्न हो करके हो रहा हो, तो वो है रोटेटरी मोशन। इसका एग्जांपल एक और समझ लेते हैं। जैसे कोई बाइसिकल है, कोई व्हीकल है, अगर वो रोड पर सीधे जा रही है तो फिर वो हो गया आपका रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन अगर किसी रोड से दूसरी रोड पर आने के लिए वो टर्न ले रही है तो उस टर्न को क्या बोलेंगे? कर्विलिनियर मोशन बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे है रोटेटरी मोशन। कोई बॉडी मोशन रोटेट करते हुए कर रही है या फिर स्पिन करते हुए कर रही है तो फिर वो रोटेटरी मोशन है। जैसे कि लट्टू है, जब लट्टू को घुमाया जाता है तो अपनी पोजीशन पे स्पिन होती है, वो लट्टू स्पिन होता है, तो वो क्या हो गया? रोटेटरी मोशन हो गया। रोटेट कैसे? जैसे कि अर्थ है, हमारी अर्थ, वो अपनी ही एक्सिस पे घूम रही है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? रोटेशन कर रही है, अपनी एक्सिस पे घूम रही है, तो ये हो गया रोटेटरी मोशन। ठीक है। रोटेशन ऑफ अर्थ along its own axis is known as rotatory motion। फिर है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दो पॉइंट्स के बीच में टू एंड फ्रो मोशन में चल रही है, अगर उसी पोजीशन को रिपीटेडली कर रही है तो फिर वो हो गया ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि पेंडुलम होता है, ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, ये पहले इधर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर वापस से इस पोजीशन पे आ गया। तो ए टू बी पोजीशन तक पहुंचने में इसको कैसे ऑसिलेट होना पड़ा? पहले टू, फिर जब इधर आता है तब इसको फ्रो कहते हैं, फिर टू, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम कंप्लीट करने में उसको जो मोशन लगा, जिस तरीके का मोशन किया इसने, वो है ऑसिलेटरी मोशन। और एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑसिलेटरी मोशन। जब किसी भी बॉडी का मूवमेंट, किसी भी बॉडी का मोशन टू एंड फ्रो के फॉर्म में होता है तो फिर वो ऑसिलेटरी मोशन कहता है। इसका एग्जांपल क्या है? सिंपल पेंडुलम। ठीक है, जो सिंपल पेंडुलम है उसका मोशन कैसा होता है? ऑसिलेटरी। ठीक है, सिंपल पेंडुलम का मोशन कैसा होता है? ऑसिलेटरी, ऑसिलेशन करता है। ठीक है, लास्ट वन है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ सर्कुलेट करता है, कोई एक फिक्स पॉइंट हो, ये मान लो कोई एक फिक्स पॉइंट हो गया, इस फिक्स पॉइंट के चारों तरफ अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। वो हमारा कौन सा मोशन हो गया? सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल, ये सन है, सन के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे घूमते हैं, मोशन करते हैं, तो सन एक फिक्स पॉइंट हो गया, क्योंकि सन मोशन नहीं करता है, तो सन एक फिक्स पॉइंट हो गया। इसके चारों तरफ जितने प्लैनेट्स हैं वो सारे मूव कर रहे होते हैं, मोशन में होते हैं, तो ये कैसा मोशन हो गया प्लैनेट्स का सन के चारों तरफ? सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ मोशन। अब मोशन को आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ इसमें, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारा समझने के पहले एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको पहले लेक्चर में बताया था कि मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। ठीक है, किसी दो पॉइंट को कंपेयर करके, किसी दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करके तभी हम बता सकते हैं कि ये चीज़ मोशन में है कि नहीं है। नहीं तो हर चीज़ स्टेशनरी लगती है। अगर किसी चीज़ का किसी से कंपेयर ना किया जाए तो वो हर चीज़ स्टेशनरी लगेगी, तब उसका मोशन हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट के बीच में उन दोनों पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। मतलब आगे की जो भी टर्म्स हम समझेंगे तो इसी वर्ड से समझेंगे, रेफरेंस पॉइंट में। दो रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं, दो रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं। पहला प्रीवियस मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन करने वाली है तो मोशन करने से पहले उसकी जो पोजीशन है वो पहला रेफरेंस पॉइंट होता है, और दूसरा रेफरेंस पॉइंट होता है आफ्टर मोशन।
टाइप के रेफरेंस पॉइंट होते हैं। एक होता है मोशन के पहले जिस पोजीशन पर होता है ऑब्जेक्ट, वो है हमारा पहला रेफरेंस पॉइंट, जिसको इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं। दूसरा, जहां तक वो पहुंचता है मोशन करने के बाद, उसकी जो फाइनल पोजीशन होती है, वो दूसरा रेफरेंस पॉइंट होता है, जिसको हम फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दो पॉइंट्स के बीच में मोशन हो रहा है तो दो रेफरेंस पॉइंट होते हैं, इनिशियल और फाइनल। ये सारे टर्म आपके क्लियर हो गए। अब आगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी में डिफरेंस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, ये समझेंगे हम। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या होता है। कैसे समझेंगे कि डिस्टेंस क्या है और कैसे समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच की जो लेंथ होती है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इन दोनों पोजीशंस के बीच की जो लेंथ है, उन्हीं के मेजरमेंट को डिस्टेंस कहा जाता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो दो पॉइंट्स के बीच की लेंथ है उसको भी डिस्टेंस कहा जाता है, और दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। लेकिन डिफरेंस कैसे पता चलेगा? जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की लेंथ है वो पाथ पे डिपेंड करेगी। मतलब कि अगर इनिशियल पॉइंट ए है, ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है वो ए से मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो ए से पहले इस डायरेक्शन में, फिर 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 ये बी पॉइंट पर पहुंचा। ठीक है, तो इसकी पाथ कैसे हो गई? ए टू पी, पी टू क्यू, क्यू टू आर एंड आर टू एस, एस टू बी। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई। तो डिस्टेंस में क्या है? जिस पाथ से जा रहा है उस पूरे पाथ की लेंथ को, है तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक ही, लेकिन इनिशियल से फाइनल के बीच में जितना भी उसका जो पाथ वो कवर किया, उन सब का जब हम मेजरमेंट निकालेंगे तब उसको डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या है? यहाँ से यहाँ तक के जो शॉर्टकट है, इस पॉइंट तक पहुँच जाने का जो शॉर्टकट है उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ए टू बी पहुंचने में जो शॉर्टकट लिया गया, जो डायरेक्ट पाथ गया स्ट्रेट लाइन में, उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ए से बी तक पहुंचने में जिस पाथ को फॉलो किया, उस पूरी पाथ का जो मेजरमेंट है उसको डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, तो अगर ये एक या इस तरीके से इसका हम कैलकुलेशन करें तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ज़्यादा आएगी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट पहुँच गए तो ये 4 ही मीटर का हो गया, ये 5-6 मीटर हो गया। कोई भी शॉर्टकट है वो हमेशा कम ही लेंथ का तो होगा, इस वजह से डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, इक्वल होता है, लेकिन ये सिर्फ तब होता है जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। ठीक है, जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा, जैसे डायरेक्ट यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसमें कोई और पाथ तो चेंज नहीं हुई ना, एक ही डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों यहाँ पे, अगर इन दोनों के बीच की लेंथ 4 मीटर है तो डिस्टेंस भी 4 होगा और डिस्प्लेसमेंट भी 4 होगा, तो दोनों यहाँ पे क्या है? इक्वल हो जाएंगे। तो ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब तभी है जब उसका मेजरमेंट किसी फिक्स्ड पॉइंट से किया जाए। ठीक है, अगर जैसे हम नॉर्मली ऐसे बता दे रहे हैं कि यहाँ तक कोई भी चीज़ है वो पहुँची, अब जब तक कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं बता रहे हैं कि कहाँ से वो चीज़ चली थी, किस चीज़ से कंपेयर करके उसके डिस्टेंस को हम मेज़र कर रहे हैं, तब तक हम नहीं बता सकते हैं। कैसे इस चीज़ को ऐसे समझें, जैसे ये कोई टेम्पल है, टेम्पल के जस्ट आगे ये एक गार्डन पड़ रहा है। ठीक है, टेम्पल से जस्ट आगे एक गार्डन है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है और यहाँ से इसने मोशन स्टार्ट किया और यहाँ तक वो पहुँचा, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। अब अगर हमें डिस्टेंस बताना है
तो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से बताएंगे ना। मान लो यहाँ से यहाँ तक उसको पहुँचने में 5 मीटर लग गया, मान लो 5 मीटर लग गया, लेकिन हमने कंपेयर किससे किया? इसके पहले तो टेम्पल भी पढ़ रहा था, इसके पहले गार्डन भी पढ़ रहा था, इससे और आगे जाएंगे तो कोई और सिटी पड़ेगी, इससे और आगे जाएंगे तो कोई ना कोई स्टेट पड़ेगा। तो कोई एक फिक्स्ड पॉइंट तो रखना पड़ेगा ना कि कहाँ से मेजरमेंट हम ले रहे हैं, कहाँ से डिस्टेंस पता कर रहे हैं। तो इस वजह से जब तक कोई एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं है तब तक डिस्टेंस का मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी जब तक कोई फिक्स पॉइंट नहीं है तब तक डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, तब तक डिस्टेंस को हम नहीं पता कर सकते। तो डिस्टेंस के लिए हमेशा कोई ना कोई फिक्स पॉइंट होना चाहिए। दो पॉइंट्स के बीच की जो लेंथ होती है उसको डिस्टेंस कहते हैं, लेकिन ये फॉलो करेगा पाथ को, किस पे डिपेंड करेगा? पाथ पे डिपेंड करेगा कि पाथ कहाँ से कहाँ तक होकर के फाइनल पोजीशन पर पहुँचेगी। डिस्प्लेसमेंट में क्या है? जो फाइनल से, इनिशियल से लेकर के फाइनल तक पहुँचने में जो शॉर्टकट लिया गया है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। अब इसको कुछ पॉइंट्स से समझ लेते हैं, कुछ केसेस बना के समझ लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर किसी ग्राफ या फिगर में पूछा जा रहा है तो उसको हम कैसे पता करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का ही लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन लेंगे। कोई बॉडी है वो ए से मोशन किया, स्टार्ट की और वो बी पॉइंट तक पहुंची। इनके बीच की डिस्टेंस 4 मीटर है। तो ऑब्वियस है जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन इन दोनों के बीच में और कोई पाथ नहीं है तो ए से बी तक ही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगी। नेक्स्ट है, कोई बॉडी ए से बी तक गई और बी से सी तक गई, ठीक है। ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, ठीक। इसकी डिस्टेंस पता करनी है तो हमको पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। पाथ की जो लेंथ है उसको मेजर करेंगे तब डिस्टेंस पता चलेगी। मतलब कि अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो उसको कैसे निकालेंगे? ए से बी तक 3 मीटर है और बी से सी तक 4 मीटर है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 7 मीटर डायरेक्ट पता चल गया। अगर डिस्टेंस पूछी तो उसमें दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम कैलकुलेट करके जितनी पाथ गई है उसको डायरेक्ट ऐड करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। जैसे कि शॉर्टकट होता है डिस्प्लेसमेंट, तो ए से सी तक यहाँ तक पहुँचे, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। बेस है ए बी, परपेंडिकुलर बी सी स्क्वायर, बी सी कितना है? 4 मीटर है, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस बेस ए बी कितना है? 3 मीटर, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, इन दोनों को ऐड करेंगे 25। अब क्योंकि हमको ए सी निकालना है तो स्क्वायर इधर किया, अंडर रूट हो गया। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 5 होता है, तो 5 मीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, तब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड, कोई बॉडी मान लो ए से चली पी तक, फिर क्यू, फिर आर, ठीक है, आर ये हो गया, ठीक है। इसको रफली 3 मीटर और 4 मीटर, ठीक है। तो ए से पी तक, पी से क्यू तक, क्यू से आर, इसकी जो डिस्टेंस है वो हमको ये जो भी लेंथ दी गई है उसको मेजर करने के बाद निकालनी पड़ेगी। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वो डायरेक्ट आ जाएगा। ए से बी तक की 5 मीटर, तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, सॉल्व करेंगे 5 मीटर आ जाएगा, तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट की तरह है,
ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 मीटर एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 + 4 7 मीटर। ये आपका हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम स्पीड और वेलोसिटी समझ लेते हैं। तो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ लिया। डिस्टेंस हमारी क्या है, क्योंकि डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है, डायरेक्शन नहीं बताती है, क्योंकि डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, उसकी कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं होती है। इस वजह से क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चलता है डिस्टेंस में, इस वजह से वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कोई एक पाथ से पोजीशन से स्टार्ट करेगा और डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा, तो उसकी डायरेक्शन हम बता सकते हैं, उसकी डायरेक्शन सर्टेन रहती है। इस वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब इसी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से हम स्पीड और वेलोसिटी को समझेंगे। सबसे पहले जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन करेगा, तो मोशन करने का जो रेट होगा, रेट मतलब पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में जो मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, वो जिस टर्म से डिफाइन किया जाता है उसी को स्पीड या वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, तो मोशन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, किसी ना किसी टाइम में कवर करेगा। तो इसका मतलब स्पीड के लिए हमें क्या दो चीज़ पता होनी चाहिए, एक डिस्टेंस कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, दूसरा टाइम, कितने टाइम में उस डिस्टेंस को कवर किया। ठीक है, तो कोई भी मूविंग बॉडी है, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो फास्टनेस उसकी कितनी है या फिर स्लोनेस कितनी है, मतलब वो बॉडी कितनी तेज मोशन में है या कितनी स्लो मोशन में है, ये चीज़ बताने के लिए जिस टर्म का यूज़ किया जाता है उसको स्पीड कहते हैं। ठीक, स्पीड क्या हो गई, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी अपॉन टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। स्पीड मतलब कोई ना कोई डिस्टेंस है जो बॉडी ने कवर किया यहाँ से यहाँ तक मोशन करके। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, ए बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया। अब इस डिस्टेंस को कुछ ना कुछ टाइम में ही तो कवर किया होगा, तो पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर की जाती है किसी बॉडी के थ्रू उसी को स्पीड कहते हैं। ठीक, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब कि पर यूनिट टाइम में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करती है उसको स्पीड कहेंगे। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड को समझने से पहले थोड़ा सा हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड समझ लेते हैं। कोई भी बॉडी जब मोशन करती है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी और किसी ना किसी टाइम में डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, लेकिन हर बार जितना वो डिस्टेंस कवर कर रही है टाइम तो सेम नहीं हो सकता ना। जैसे कि कोई बॉडी ए से पी तक गई, ए से पी तक जाने के बाद उसने 5 सेकंड की डिस्टेंस कवर की, 5 सेकंड में इस डिस्टेंस को कवर किया। वही यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मान लो वो 7 सेकंड की डिस्टेंस कवर कर ले रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 8 सेकंड की डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हर बार जो टाइम है वो चेंज हो जा रहा है ना। तो जब टाइम सेम ना हो तब उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वो हो गई नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, अगर डिस्टेंस कवर करने में टाइम उतना ही लग रहा है, पर यूनिट टाइम नहीं बदल रहा है, जैसे कि ए से पी पहुंचने में भी उसको 1 मिनट लगा, पी से क्यू तक पहुंचने में भी उसको 1 ही मिनट लगा, क्यू से आर तक पहुंचने में भी 1 मिनट ही लगा, तो हर बार टाइम क्या है, सेम है, टाइम तो नहीं चेंज हो रहा है ना। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड मतलब क्या हुआ, जब डिस्टेंस जब बदल रही है तब टाइम नहीं चेंज हो रहा है। ए से पी तक में 1 मिनट लगा तो पी से क्यू में भी 1 ही मिनट लगा, क्यू से आर में भी उतना ही लगा। जैसे कि कोई बच्चा है, अगर वो घर से स्कूल जा रहा है तो घर से स्कूल जाने में मान लो उसको 10 मिनट लगे, वापस लौटते टाइम
कहीं कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया या कहीं उसके कुछ फ्रेंड्स मिल गए, उससे बात करने लगा, रुक गया, तो थोड़ा बहुत टाइम में वेरिएशन हुआ, घर पहुंचने में उसको 20 मिनट लग गए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, क्योंकि पहुंचने में उसको 10 मिनट लगा था और वापस लौटने में 20 मिनट लगा, टाइम चेंज हुआ। तो टाइम चेंज हुआ तो वो क्या हो गई, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई बच्चा 10 मिनट में स्कूल पहुंच रहा है और 10 ही मिनट में वापस आ जा रहा है, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड मतलब स्पीड जो है वो वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, वेरिएबल स्पीड। जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है तो फिर उसको कैलकुलेट करने के लिए एवरेज स्पीड निकालते हैं हम। एवरेज स्पीड में क्या होता है, जितनी डिस्टेंस उसने कवर की है उस पूरे डिस्टेंस का सम अपॉन जितना टाइम लगा है उसको उस डिस्टेंस को कवर करने में उतना टाइम, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। क्लियर हो गया? क्या समझा हमने? स्पीड मतलब किसी भी बॉडी को, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। अगर डिस्टेंस कवर कर रही है तो किसी ना किसी टाइम में डिस्टेंस कवर करेगी। तो डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगा वो हो गई हमारी स्पीड। तो क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड में अगर डिस्टेंस कवर करने में टाइम चेंज हो रहा है, टाइम बार बार बदल रहा है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर कांस्टेंट टाइम है, टाइम नहीं चेंज हो रहा है, अगर ए से पी तक पहुंचने में उसको 10 मिनट लगा तो पी से क्यू में भी 10 ही मिनट लगे, पी से आर कितना भी डिस्टेंस वो कवर कर ले, टाइम ना चेंज हो, तो फिर वो क्या हो गई, यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड हो गई। जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है तो एवरेज स्पीड लगाया जाता है। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल जितनी डिस्टेंस है उस उतनी पूरी डिस्टेंस को कवर करने में जो पूरा टाइम लगा वो पूरा टाइम, तो ये क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो यहां से स्पीड का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, एवरेज स्पीड का हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फिजिक्स में डिस्टेंस के लिए हम लोग स्मॉल एस का वर्ड यूज करते हैं, तो ये हो गया एस अपॉन टी। यूनिट बेस की समझ लेते हैं। डिस्टेंस मीटर, टाइम सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड होगा स्पीड की यूनिट। ठीक है, ये भी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, एवरेज स्पीड भी होगा मीटर पर सेकेंड ही। तो ये हो गई हमारी स्पीड और एवरेज स्पीड। अब वेलोसिटी समझ लेते हैं। वेलोसिटी में क्या है, जब स्पीड का मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए हमको मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, डिस्टेंस हमें मैग्नीट्यूड ही दे सकता है, डायरेक्शन तो नहीं बता सकता है ना, क्योंकि डायरेक्शन तो बार बार चेंज हो जाती है, तो डायरेक्शन नहीं दे सकता है। तो डिस्टेंस क्योंकि डायरेक्शन नहीं दे सकता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए स्पीड भी हमारा स्केलर क्वांटिटी ही होगा। वेलोसिटी क्या है, सेम चीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, जो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होकर किसी पॉइंट पे खत्म हो गई, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब माई डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट में जो पर यूनिट टाइम लगता है, रेट मतलब पर यूनिट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट में जो पर यूनिट टाइम लगता है किसी भी बॉडी को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक पहुंचने में जितना समय लगता है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। क्योंकि डायरेक्शन पता होती है उसमें, इस वजह से वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, जैसे इसमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है, वैसे इसमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। ये है स्केलर क्वांटिटी, उसको समझने के लिए एस फॉर स्केलर, स्केलर हो गया तो जो बचा ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, वी फॉर वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चलता है, डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस तो बदलती रहती है, पाथ के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, और वेलोसिटी पाथ के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होगा। डिस्प्लेसमेंट किसी एक पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक शॉर्टकट में पहुंच जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पहुंच जाएगा, तो वो हमारा हो गया वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन हम बता सकते हैं। ठीक,
तो आज के टॉपिक में हमने यूनिट समझा, डायमेंशन, यूनिट और डायमेंशन रिवाइज किया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझा, स्पीड और वेलोसिटी समझा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।